राजस्थान का इतिहास। महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज ये अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले अपन ने तीन क्लासों में इससे पहले अपन ने तीन क्लासों में 15-15 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मतलब लगभग अपन 45 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और सिर्फ अपने 45 क्वेश्चनों के बारे में ही चर्चा नहीं की, बल्कि मैंने आपको इन 45 क्वेश्चनों के बारे में जो उत्तर था उससे संबंधित और अन्य जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए थे। तो लगभग मैंने एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिए थे। तो आप अब तक अगर आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं जो अगले क्वेश्चन बनाता हूँ वो लगभग उन पुराने प्रश्नों पर आधारित होते हैं। एक क्रम वाइज में सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। तो आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देख लेना। और अगर आपको ये लगे कि ये क्लास मेरे लिए लाभदायक है, हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक तो करना ही है। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है वो मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है कि उस समय मध्यकालीन समय में पशुओं के क्रय विक्रय पर कौन सा कर लगाया जाता था। कि अगर आपके पास पशु है, गाय भैंस जो भी है, अगर आप उसको बेचते हो या फिर खरीदते हो तो आपको सामंत को या फिर राजा को कर देना पड़ता था। उस कर का नाम क्या था? जाजम कर, डाण कर, सायर कर या सिंगोटी कर। ये चारों ही कर थे। तो पशुओं के क्रय विक्रय पर जो कर लगाया जाता था, मतलब आप पशुओं को खरीदते हो या बेचते हो तो आपको एक कर था जिसका नाम था सिंगोटी कर। वो सिंगोटी कर देना पड़ता था। तो अगर प्रश्न पूछे कि पशुओं के क्रय विक्रय पर कौन सा कर लगाया जाता था तो सिंगोटी कर लगाया जाता था। और सबसे ऊपर है जाजम कर। सबसे ऊपर जाजम कर। अगर आप भूमि का क्रय विक्रय करते हो, अगर आप भूमि मतलब अगर आप जमीन को खरीदते या बेचते हो तो आपको जाजम कर देना पड़ता था। और दो कर है, एक डाण कर और एक सायर कर। ये आपको मैं समझाता हूं। डाण कर और सायर कर। माना कि ये एक रियासत है, माना कि ये एक रियासत है और ये दूसरी रियासत है, ये दो रियासतें हैं। अगर आप किसी भी वस्तु को इस रियासत से इस रियासत में बेचने के लिए जाते हैं, इस रियासत से इस रियासत में मतलब दूसरी रियासत में बेचने के लिए जाते हैं, तो दूसरी रियासत द्वारा जो कर लगाया जाता है वस्तुओं के विक्रय पर, वो डाण कर कहलाता है। क्या कहलाता है? डाण कर कहलाता है। और अगर आप किसी वस्तु को इस रियासत से और इस रियासत से होते हुए इस तीसरी रियासत में बेचने के लिए जाते हैं, मतलब इस रियासत में सिर्फ आप आ रहे हैं और जा रहे हैं, आने जाने का काम कर रहे हैं, ना कोई सामान बेच रहे हैं, तो इस रियासत द्वारा आवागमन के लिए, मतलब वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह आप इस रियासत में से या इस रियासत का कोई मार्ग यूज में ले रहे हो, तो इस रियासत द्वारा, जो बीच वाली रियासत है, इसके द्वारा एक कर लगाया जाता है। उसका नाम है सायर कर। उसका नाम है सायर कर। तो ये चार प्रकार के कर है, याद रखना। जाजम कर, डाण कर, सायर कर और सिंगोटी कर तो पशुओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कब व कहाँ आए थे? राजस्थान में सर्वप्रथम कब व कहाँ आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजा थे एक मदनपाल। राजा मदनपाल राजा मदनपाल के आमंत्रण पर, ये राजा कहाँ के थे? तो ये राजा करौली के थे। करौली के राजा मदनपाल के आमंत्रण पर 1865 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम करौली में आए थे। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय कौन से राजा ने इनको आमंत्रण दिया था या इनको आमंत्रित किया था? तो राजा मदनपाल ने बुलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो ये याद रखना कि सर्वप्रथम राजस्थान में 1865 ईस्वी में करौली में आए थे। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में दोबारा कब आए, तो स्वामी विवेकानंद राजस्थान में सेकंड बार
राजस्थान में सेकंड बार 1881 ईस्वी में आए थे। 1881 ईस्वी में भरतपुर रियासत में आए थे। भरतपुर रियासत में 1881 ईस्वी में आए थे और इसी समय 1881 में वो भरतपुर से होते हुए उदयपुर गए। उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह के आमंत्रण पर वहाँ से वो शाहपुरा गए। वहाँ से शाहपुरा गए और शाहपुरा से फिर जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड ने इनको आमंत्रण दिया था, तो उसके बाद में ये जोधपुर भी गए थे। उसके बाद में ये जोधपुर भी गए थे और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड की पासवान नैनी जान भगतन ने इनके भोजन में कांच मिला दिया था और इसी कारण 1883 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित इतने ही फैक्ट थे राजस्थान में, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में निम्न में से किस एक क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? दिल्ली षड्यंत्र केस में कुल 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। अब इनमें से 3 तो इसमें है और 1 नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो आपको देखना है। दिल्ली षड्यंत्र केस में किस एक क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? तो पहले बताऊं कि दिल्ली षड्यंत्र केस था क्या। तो 1911-12 ईस्वी में जो अपनी भारत की राजधानी थी वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी। उसी समय 1912 ईस्वी में, उसी समय 1912 ईस्वी में जो तत्कालीन लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, लॉर्ड हार्डिंग्स सेकंड, वो दिल्ली में एक जुलूस निकाल रहे थे। तो उस जुलूस पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। उसमें लॉर्ड हार्डिंग्स की तो वैसे मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी मामूली चोटें ही आई थी, लेकिन उनके जो रक्षक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस था। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। वो 4 लोग कौन कौन से थे? एक तो थे अपने अवध बिहारी। कौन कौन से थे? तो एक तो थे अवध बिहारी, एक थे अमीर चंद, एक थे बाल मुकुंद और एक थे बसंत कुमार। तो याद रखना साथ में, अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार। अवध ऐसे अमीर, अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। जोरावर सिंह बारट को फांसी नहीं दी गई थी। हालांकि इस केस में जोरावर सिंह बारट का नाम ही नहीं आया था। जोरावर सिंह बारट का नाम ही नहीं आया था, लेकिन जो मुख्यतः बम फेंकने का काम किया था वो जोरावर सिंह बारट ने किया था। बम किसने फेंका था? तो बम जोरावर सिंह बारट ने ही फेंका था, लेकिन उनका नाम नहीं आया था। तो ये चारों याद रखना कि दिल्ली षड्यंत्र केस कब का है? ये 1912 ईस्वी का है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय करने के लिए, वृहत राजस्थान में उस समय राजस्थान की लगभग सभी रियासतें शामिल हो चुकी थी। राजस्थान की लगभग सभी रियासतें शामिल हो चुकी थी। तो फिर बाकी सिर्फ मत्स्य संघ ही रहा था। तो कहा गया कि मत्स्य संघ को भी राजस्थान में मिला लो। तो उस समय मत्स्य संघ से बातचीत की गई, लेकिन जब उनके रुझान देखे गए तो पता चला कि मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, आपको पता है, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब जब इनके विलय की बात की गई तब जयपुर बीच में आया। जयपुर ने कहा आप क्या करो, अलवर और करौली को तो मेरे साथ मिला दो और भरतपुर और धौलपुर को जाने दो यूपी के साथ में। और भरतपुर और धौलपुर वाले चाहते भी ये थे कि हमें यूपी के साथ मिलाया जाए। और जो यहाँ के मीणा थे, मीणा जाति, वो चाहती थी कि हमारा अलग से कि मीणा प्रदेश बना दिया जाए। फिर इन सब की मांगों को देखते हुए एक समिति का गठन किया गया कि मत्स्य संघ का आखिरकार किया क्या जाए, उसे राजस्थान में मिलाया जाए या आधे भाग को यूपी में मिलाया जाए, क्या किया जाए। तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था वो डॉक्टर शंकर रावदेव समिति। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर शंकर रावदेव समिति का गठन किया गया था।
शंकरराव देव समिति के दो सदस्य थे। इस समिति के दो सदस्य थे। एक थे प्रभुदयाल, एक थे प्रभुदयाल और एक थे आर के सिद्धवा। ये पढ़े, आर सिद्धवा और प्रभुदयाल, आर के सिद्धवा, ये इसके दो सदस्य थे। फिर इस समिति ने सिफारिश की कि मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिलाया जाना चाहिए और इसी को लेकर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को राजस्थान में मिला लिया गया। और ये पंचम चरण था, पंचम चरण था। याद कर सकते हो कि पहले चरण और चौथे चरण को मिलाया गया तो पंचम चरण बना। डॉक्टर शंकरराव देव समिति का नाम याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रजामंडल द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रजामंडल द्वारा जो प्रजामंडल द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयाण सभाओं का आयोजन किया गया था। कौन से प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन किया? अगर प्रश्न पूछे कि प्रयाण सभाओं का संबंध किससे था तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। क्या हुआ था कि स्वतंत्रता से पहले जब विभिन्न लोग विभिन्न संगठनों का गठन कर रहे थे तो अलग अलग रियासत के जो राजा थे वो अपने क्षेत्र में पढ़ाई पर रोक लगाना चाहते थे। जितने भी स्कूलें थी उनको बंद करवाया जा रहा था, शिक्षकों को पाबंद किया जा रहा था। तब एक प्रजामंडल था डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या किया, घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व बताया और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की, विद्यालय की व्यवस्था की और उनको पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षक की भी व्यवस्था की। तो ये जो सभाएं थी, ये व्यवस्था थी, ये प्रयाण सभाएं थी, इनका आयोजन किया गया था वो डूंगरपुर प्रजामंडल के द्वारा किया गया था। जो डूंगरपुर के राजा थे अपने लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने अपने रियासत में बच्चों की पढ़ाई पर रोक लगा दी थी। तो फिर अपने जो डूंगरपुर प्रजामंडल से जो भोगीलाल पांड्या जी थे, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी और जो गौरीशंकर उपाध्याय, गौरीशंकर उपाध्याय, इन सभी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इन प्रयाण सभाओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थी प्रयाण सभाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, सूरजी भगत व पूजा धीर जी का संबंध किस आंदोलन से था? सूरजी भगत व पूजा धीर जी का संबंध किस आंदोलन से था? मैं आपको बता दूं कि ये सूरजी भगत और पूजा धीर जी, ये दोनों आंदोलन आप पता लगा लेना, इनका संबंध था वो गोविंद गुरु से था। ये गोविंद गुरु के सहयोगी थे, ये गोविंद गुरु के सहयोगी थे। गोविंद गुरु थे वो किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो गोविंद गुरु थे वो भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो सूरजी भगत व पूजा धीर जी का जो संबंध था वो भगत आंदोलन से था, क्योंकि ये गोविंद गुरु के सहयोगी थे और गोविंद गुरु थे वो भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो भगत आंदोलन जो वागड़ क्षेत्र के भील थे, वागड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। वागड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। जब गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी, गोविंद गुरु ने जब गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की, संप सभा की स्थापना के समय भी सूरजी भगत व पूजा धीर जी के सहयोगी थे। और जब मानगढ़ हत्याकांड के बाद में गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया गया, उस समय पूजा धीर जी को गोविंद गुरु के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनका संबंध भगत आंदोलन से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिथोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा या बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? बिठोड़ा का युद्ध
कब लड़ा गया? तो देखो, मैंने आपको शायद एक वीडियो में समझाया था कि जो एरिनपुरा के क्रांतिकारी थे, वो क्रांति करने के बाद में एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी थे, एरिनपुरा, वो क्रांति करने के बाद में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए आउवा की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर उन्हें आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से उनकी भेंट होती है। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी से उनकी भेंट होती है। और उस समय क्या होता है कि आउवा था वो मारवाड़ रियासत के अंदर आता था। आउवा था वो मारवाड़ रियासत के अंदर आता था और मारवाड़ रियासत के उस समय जो राजा थे वो तख्त सिंह जी थे। तख्त सिंह जी थे। तो जितने भी सामंत थे मारवाड़ के, उनकी ठाकुर कुशाल सिंह जी के साथ जितने भी सामंत थे उन सब की तख्त सिंह जी के साथ कम बनती थी। क्यों? क्योंकि तख्त सिंह जी थे ये मूलतः मारवाड़ के वंशज यहाँ के नहीं थे, क्योंकि इनसे पहले एक राजा हुए थे मान सिंह जी। मान सिंह जी के कोई संतान नहीं थी। तो आपने नाम सुना होगा महाराजा अजीत सिंह, जिनकी सहायता दुर्गादास राठौड़ ने की थी, तो जसवंत सिंह सेकंड के बेटे थे। तो उन महाराजा अजीत सिंह के पड़पोते थे तख्त सिंह। ये ईडर गुजरात के राजा थे। जब मान सिंह की कोई संतान नहीं थी तो इनको ईडर गुजरात से लाया गया और मारवाड़ का राजा बनाया। इसलिए जो मारवाड़ के अन्य सामंत थे उनकी तख्त सिंह के साथ कम बनती थी और उनमें से एक थे कुशाल सिंह जी। कुशाल सिंह जी की भी कम बनती थी। तो जब एरिनपुरा के क्रांतिकारी इधर कुशाल सिंह जी के पास आए तो कुशाल सिंह जी को अच्छा मौका मिला, उनको सैनिक मिले। तो कुशाल सिंह जी और एरिनपुरा के क्रांतिकारी और अन्य जो सामंत थे जो तख्त सिंह के विरोध में थे, उनके बीच में, और जो तख्त सिंह का सेनापति था कुशलराज सिंघवी और एक अंग्रेज कैप्टन हीथकोट, इनके बीच में बिठूड़ा का युद्ध लड़ा जाता है 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठूड़ा का युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के बीच में? तो तख्त सिंह का सेनापति कुशलराज सिंघवी, एक अंग्रेज कैप्टन हीथकोट, ये दोनों, और इनके सामने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, एरिनपुरा के क्रांतिकारी और अन्य कई सामंत, इनके बीच में युद्ध लड़ा जाता है। इसमें कुशाल सिंह जी और एरिनपुरा के क्रांतिकारी जीत जाते हैं। और इस युद्ध में याद रखना, जो जोधपुर दुर्ग का किलेदार था ओनाड सिंह पंवार, जोधपुर दुर्ग का किलेदार ओनाड सिंह पंवार इस युद्ध में मारा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जोधपुर किले का किलेदार ओनाड सिंह पंवार किस युद्ध में मारा गया? तो वो बिठूड़ा के युद्ध में मारा गया। 8 सितंबर को हुआ था बिठूड़ा का युद्ध। उसके बाद में 18 सितंबर को हुआ था चेलावास का युद्ध। इसमें भी ये जीते थे ठाकुर कुशाल सिंह जी। और उसके बाद में 20 जनवरी 1858 को आउवा का युद्ध होता है। इसमें जो एरिनपुरा के क्रांतिकारी है वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं और पीछे अपने कुशाल सिंह जी अकेले रहते हैं। तो इसमें कुशाल सिंह जी की हार हुई थी और बाकी इन दोनों युद्धों में कुशाल सिंह जी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अभिलेख चाप वंश की जानकारी देता है? तो चाप वंश की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? बिजोलिया का अभिलेख, बसंतगढ़ का अभिलेख, मानमोरी का शिलालेख या बड़ली का अभिलेख? तो आपको बता दूं, आपने शायद तो ये नाम ही पहली बार सुना होगा, चाप वंश, या इसकी जगह आपने नाम सुना होगा चावड़ा वंश। नाम सुना है कभी? चावड़ा, या फिर चापोतकट वंश, चावड़ा वंश, चाप वंश, ये एक ही है। इस वंश की जो राजधानी थी ना, वो भीनमाल में थी। कहां पर थी? भीनमाल में। चाप वंश, चावड़ा वंश या चापोतकट वंश की राजधानी थी वो भीनमाल में थी। और चाप वंश की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो है बसंतगढ़ अभिलेख। आपको पता है कि बसंतगढ़ अभिलेख ये सिरोही से मिला था। आपने इसका नाम सुना है और किस लिए सुना है वो भी मैं आपको बता देता हूं।
जब आप राजस्थान का इतिहास प्रारंभ करते हो उस समय आपको सर्वप्रथम पढ़ाया जाता है कि बसंतगढ़ अभिलेख जो कि सिरोही से है उसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थान या द्वितीय। इसलिए आपने ये सुना है, सिर्फ यही सुना है, राजस्थान या द्वितीय शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही में मिलता है। लेकिन आज से इसमें एक जानकारी और ऐड कर लेना कि इसी अभिलेख में चाप वंश की जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलता है? तो इस अभिलेख में मिलता है कि सिरोही में एक वंश है चाप वंश और उसका राजा है वर्मलात। उसका राजा है वर्मलात और इस राजा वर्मलात का एक सामंत है राजिल, और ये राजिल अर्बुद देश का स्वामी है। यह वर्णन मिलता है, सिर्फ इतनी जानकारी मिलती है कि बसंतगढ़ अभिलेख में कि सिरोही में या भीनमाल में एक चाप वंश है, उसके राजा वर्मलात जी है और उनका एक सामंत है राजिल जो अर्बुद देश का स्वामी है। इसके अलावा चाप वंश की जानकारी अपन को दो और स्रोतों से मिलती है। आपने शायद नाम सुना होगा ब्रह्मगुप्त का, ब्रह्मगुप्त जो कि भीनमाल के थे। ब्रह्मगुप्त नाम लिखता हूं, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त जो कि भीनमाल के थे। इन ब्रह्मगुप्त की एक पुस्तक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। उसमें भी चाप वंश के एक राजा थे व्याघ्रमुख, उसकी जानकारी मिलती है। तो ये ब्रह्मगुप्त अपनी पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में लिखते हैं कि यहां पर भीनमाल में एक चाप वंश के राजा है व्याघ्रमुख। तो दो हुई, एक ब्रह्मगुप्त से और एक बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही से। एक और स्रोत है, एक स्रोत है, आपने नाम सुना होगा कवि माघ का, कवि माघ, कवि माघ जो कि भीनमाल के थे और उनकी एक पुस्तक सी शिशुपाल वध। तो ये जो कवि माघ थे ये भीनमाल में चावड़ा वंश के समकालीन थे। कैसे पता चला? तो ये शिशुपाल वध में लिखते हैं कि मेरे दादा सुप्रभदेव, अपने दादा का नाम बताते हैं, कवि माघ कहते हैं कि मेरे जो दादाजी थे सुप्रभदेव वो राजा वर्मलात के सर्वाधिकारी है, राजा वर्मलात के सर्वाधिकारी है। और बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है कि यहां पर एक राजा है वर्मलात और उनका सामंत है राजिल। और शिशुपाल वध में यह लिखा है कि मेरे दादा सुप्रभदेव राजा वर्मलात के सर्वाधिकारी है। सर्वाधिकारी का मतलब मुख्यमंत्री है, यह वर्णन मिलता है। तो इन तीनों स्रोतों से अपन को पता चलता है कि चाप वंश था वो राजस्थान में भीनमाल में था। तो ये तीनों नॉलेज आप याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांसवाड़ा का प्रथम गुहिल शासक कौन था? बांसवाड़ा का प्रथम गुहिल शासक कौन था? तो बांसवाड़ा का प्रथम गुहिल शासक, पहले मैं आपको बताता हूं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों को सामूहिक रूप से वागड़ बोला जाता था, वागड़, और आज भी बोला जाता है वागड़ प्रदेश। तो पहले ये दोनों एक ही थे, वागड़ प्रदेश। इस वागड़ प्रदेश पर अधिकार था गुहिल शासक उदय सिंह का। गुहिल शासक उदय सिंह का शासन था। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उदय सिंह के दो बेटे थे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा। एक था डूंगर सिंह था और एक था जगमाल, एक डूंगर सिंह और एक जगमाल। ये दो पुत्र थे। दोनों ने बिल्कुल लड़ाई नहीं की कि किसको राजा बनना है किसको नहीं बनना है। डूंगर सिंह ने तो जो माही नदी के ऊपर वाला भाग था मतलब डूंगरपुर को अपना राज्य बना लिया, और जगमाल था वो माही नदी के दक्षिण में चला गया मतलब बांसवाड़ा को अपना राज्य बना लिया। तो बांसवाड़ा का प्रथम गुहिल शासक कौन था? तो वो महारावल जगमाल सिंह था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूधवा खारा किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ये नहीं कि आपको सिर्फ राजा से संबंधित या आपको सिर्फ आंदोलनों से संबंधित, सिर्फ क्रांति से संबंधित, प्रजामंडल से संबंधित, हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये अपने किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी?
1938, 1940, 1944 या 1934? तो पहले तो बता दूं कि दूधवा खारा किसान आंदोलन था, ये चूरू में था, चूरू में था। इसकी शुरुआत 1944 ईस्वी में हुई। दूधवा खारा किसान आंदोलन की शुरुआत 1944 ईस्वी में हुई थी। इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम याद रखना, हनुमान सिंह आर्य। आर्य आया मतलब ये आर्य समाज से संबंधित थे, और आर्य समाज का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, हनुमान सिंह आर्य। हनुमान सिंह आर्य इसके प्रमुख नेता थे, हनुमान सिंह आर्य। आंदोलन चलाने पर विभिन्न प्रकार की बैठकें की, विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए, तो हनुमान सिंह आर्य को गिरफ्तार भी किया गया। हनुमान सिंह आर्य को लगभग 3 बार गिरफ्तार किया गया था, और एक बार तो इन्होंने लगातार 65 दिन की भूख हड़ताल भी की थी हनुमान सिंह आर्य ने। तो दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध था वो चूरू से था। इसकी शुरुआत 1944 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रमुख नेता हनुमान सिंह आर्य थे। आर्य क्यों लगाते थे? क्योंकि ये आर्य समाज से प्रभावित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौहानों की उत्पत्ति संबंधित अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन निम्न में से कौन करता है? निम्न में से कौन सा व्यक्ति, कौन सा अभिलेख यह समर्थन देता है कि चौहानों की उत्पत्ति हुई थी वो अग्निकुंड से हुई थी? चौहानों की उत्पत्ति हुई थी वो अग्निकुंड से हुई थी। जो ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर, आपने सुना होगा कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था और उससे 4 योद्धा निकले थे, चौहान, परमार, चालुक्य, प्रतिहार। तो इसका समर्थन कौन सा व्यक्ति या कौन सा अभिलेख करता है? तो आपको बता दूं कि अग्निकुंड का समर्थन करता है वो कवि था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में इसका समर्थन करता है कि हां, आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। अपना जो चंद्रबरदाई जी है वो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब उसके अलावा आपको 3 नाम और मिल रहे हैं, दशरथ शर्मा, बिजोलिया अभिलेख और न्यामत खान। बिजोलिया अभिलेख था, ये तो आपको पता है 1170 ईस्वी का है। दशरथ शर्मा की एक पुस्तक थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी। दशरथ शर्मा की पुस्तक थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी। और एक न्यामत खान थे कवि, मुस्लिम कवि थे, उनकी पुस्तक थी कायम रासो। और दशरथ शर्मा की द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ये तीनों, दशरथ शर्मा, बिजोलिया अभिलेख और न्यामत खान, ये तीनों चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। और चंद्रबरदाई जी उनका उत्पत्ति संबंधित जो अग्निकुंड सिद्धांत है उसका समर्थन करते हैं। तो ये भी तीनों अलग से याद रखना और ये चंद्रबरदाई जी अलग रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराधिकार के, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे हैं कि उत्तराधिकार के 30 वर्षीय संघर्ष, उत्तराधिकार के 30 वर्षीय संघर्ष का संबंध निम्न में से किस रियासत से था? मतलब उत्तराधिकार के लिए, राजा बनने के लिए कौन सी रियासत में कोई राजा लगातार 30 वर्षों तक संघर्ष करता है? और हिंट दूं तो उसके संघर्ष में दुर्गादास राठौड़ ने भूमिका निभाई थी। दुर्गादास राठौड़, उसके संघर्ष में दुर्गादास राठौड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब आपको याद आना चाहिए कि सर, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में, जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, जो मारवाड़ के अपने राजा थे जसवंत सिंह, उनकी मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में। तभी उनके एक पुत्र का जन्म होता है, अजीत सिंह। उस अजीत सिंह को 1678 से लेकर 1708 तक, बीच में कितने वर्ष? 30 वर्ष तक, 30 वर्ष तक औरंगजेब ने
राजा नहीं बनने दिया या राजा नहीं माना। तो लगातार 30 वर्ष तक दुर्गादास जी राठौड़ अजीत सिंह के साथ में थे और ये संघर्ष करते रहे। और 1708 ईस्वी में आपको पता है जब अमर सिंह सेकंड, मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, जयपुर के सवाई जय सिंह और साथ में मारवाड़ के अजीत सिंह, इन तीनों के बीच में समझौता होता है, देबारी समझौता 1708 ईस्वी में होता है इन तीनों के बीच में। और वो तीनों मिलकर बहादुर शाह से पहले तो आमेर को स्वतंत्र कराते हैं और फिर मारवाड़ को स्वतंत्र कराते हैं। तब जाकर अजीत सिंह जी शासक बने थे मारवाड़ के। तो 1678 से लेकर 1708 तक ये लंबा संघर्ष चला था अजीत सिंह जी का, जिसमें उनका साथ दिया था दुर्गादास जी राठौड़ ने। तो 30 वर्षीय संघर्ष का संबंध था वो मारवाड़ रियासत से था। कहते हैं कि कई बार औरंगजेब ने बीच में, मैं आपको दुर्गादास राठौड़ के बारे में अलग से बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ बता देता हूं कि कहते हैं कि कई बार बीच में जो औरंगजेब थे उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को प्रलोभन दिया कि तू क्यों अजीत सिंह को राजा बनाने को लेकर फिर रहा है, अजीत सिंह को तू फिट्टी बाढ़, तू मेरी तरफ आ जा, मैं तुझे राजा बना देता हूं। लेकिन तब अजीत सिंह ने क्या शानदार लाइनें बोली थी जवाब में कि खग वाहड़ो जग वाहड़ो वाहलो मरुदर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। खग वाहलो क्या मुझे तलवार प्रिय है, जग वाहलो ये संसार प्रिय है, वाहलो मरुधर देश ये मरुधर देश ये मारवाड़ मुझे प्रिय है, श्याम धर्म वालो सदा और ये भगवान कृष्ण का धर्म हिंदू धर्म मुझे पसंद है, और नित वालो नरेश उन सबसे प्रिय मुझे है तो वो मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह जी हैं, उनको मैं नहीं छोड़ सकता। तो कितने स्वाभिमानी थे और दुर्गादास जी राठौड़, जिन्होंने लगातार 30 वर्ष तक अजीत सिंह की सहायता की और फिर अंततः देबारी समझौते में मुख्य भूमिका निभाकर 1708 ईस्वी में अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है तो भरतपुर में ही होगी, और तो कहां होगी? नहीं, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर से बाहर रेवाड़ी में की गई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी में 23 दिसंबर 1940 ईस्वी में रेवाड़ी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? रेवाड़ी में किसके घर पर, कहाँ पर? तो रेवाड़ी में जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर की गई थी। जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनके घर पर की गई थी। जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो अपने भरतपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी। अगर प्रश्न पूछे कि भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे तो किशनलाल जोशी थे। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? नहीं सुना होगा आपने नाम, पहली बार सुना है कि सर कामेश्वर महादेव मंदिर का नाम नहीं सुना। तो कामेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं कि कामेश्वर महादेव मंदिर है वो आउआ में है। कहां पर है? कामेश्वर महादेव मंदिर है वो आउआ में है। जो एरिनपुरा के क्रांतिकारी थे वो 21 अगस्त को एरिनपुरा में क्रांति का बिगुल बजाते हैं और फिर यहाँ से आगे आउआ की तरफ आ जाते हैं। तो आउआ में जो ठाकुर कुशाल सिंह जी के सैनिक और आउआ के क्रांतिकारियों का जो मुख्य इनका अड्डा रहा था, मुख्य इनका केंद्र रहा था, जहाँ पर वो रहते थे, वो था एक तो कामेश्वर महादेव मंदिर, एक कामेश्वर महादेव मंदिर और एक आपको पता है सुगाड़ी माता का मंदिर, सुगाड़ी माता का मंदिर, सुगाड़ी माता का मंदिर। ये अपने क्रांतिकारियों के मुख्य दो केंद्र थे, प्रमुख केंद्र थे विद्रोहियों के, कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाड़ी माता का मंदिर। तो ये कहां पर है? आउआ में है।
और अन्य प्रकार के क्रांतिकारियों ने 3 युद्ध लड़े थे, वो तो आपको अब याद हो ही जाने चाहिए। एक युद्ध था बिठोड़ा का युद्ध, एक था चेलावास का युद्ध, और एक था आउवा का युद्ध। 2 में इनकी विजय होती है और तीसरे में ठाकुर कुशल सिंह जी की हार होती है। चलते हैं नेक्स्ट और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम ही है कि किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर अमरदास वैरागी रख लिया था। जिस प्रकार विजय सिंह पथिक ने अपना नाम भूप सिंह रख लिया था, नहीं, भूप सिंह ने अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया था, सॉरी, उसी प्रकार किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर अमरदास वैरागी रख लिया था। तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली षड्यंत्र केस, आपको पता है दिल्ली षड्यंत्र केस जो कि 1912 में हुआ था, लॉर्ड होर्डिंग्स की जो जुलूस था उस पर बम फेंका गया था, उसके मुख्य आरोपी थे जोरावर सिंह बारठ। कौन थे? उसके मुख्य आरोपी थे जोरावर सिंह बारठ। वो दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 ईस्वी का था, लेकिन मैंने आपको बताया था जोरावर सिंह बारठ उसमें बच गए थे, उनका नाम नहीं आया था, 4 लोगों को फांसी दी गई थी। उसके बाद में जोरावर सिंह जी बारठ जो निमेज या आरा में एक महंत थे भगवंत दास जी, 20 मार्च 1913 की है। 20 मार्च 1913 ईस्वी को जोरावर सिंह जी बारठ कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर धन के लिए निमेज में, जो आरा बिहार में पड़ता है, उस निमेज में एक महंत थे भगवंत दास, इनकी हत्या कर देते हैं 20 मार्च 1913 ईस्वी को। तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद में ये वहाँ से भाग जाते हैं जेल से और अपना नाम चेंज कर लेते हैं। ये अपना नाम चेंज करके अमरदास वैरागी रख लेते हैं और उसके बाद में ये कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, जोरावर सिंह जी बारठ। तो ये थे आज के अपना 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 के साथ साथ में मैंने आपको 15 नहीं 25 नहीं लगभग 100 क्वेश्चन करवा दिए। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। साथ साथ में आपने इन क्वेश्चनों को नोट भी किया होगा, क्योंकि नोट किया है तो आप उस चीज़ को 2-3 बार पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने नोट नहीं भी किया है तो वीडियो को याद रखना। वीडियो को 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार, आप कई बार देख सकते हो, आपके लिए सुविधा है। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप इसको बुक में, कॉपी में नोट करो और उसके बाद में लगातार इसका रिवीजन करो। तो ये था अपना राजस्थान के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के चौथा पार्ट। इसके बाद में कल अपन चर्चा करेंगे वो 5वें पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।